हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा, या एक ऐसे फील्ड के बारे में, स्किल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप सीख लोगे तो आप घर बैठे ही वर्क फ्रॉम होम जॉब अर्न कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। या अगर किसी कंपनी में जाओगे तो अच्छा खासा पैकेज आपको मिल जाएगा। तो जिसका नाम है मेडिकल बिलिंग। तो अगर आप मेडिकल बिलिंग के बारे में जानते हैं, या अगर जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो आप इसको सीख सकते हैं। तो जैसा कि मेडिकल बिलिंग, व्हाट इज़ द मेडिकल बिलिंग? मेडिकल बिलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ द जनरेटिंग healthcare claims to submit to insurance company for purpose of the obtain payment for medical services rendering by the provider or provider organization. Actually, medical billing was मेडिकल बिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, हेल्थ केयर प्रोसेस, जिसे हम बोल सकते हैं कि जिसमें ये रहता है कि हम जो क्लेम्स होते हैं उनको सबमिट करते हैं इंश्योरेंस को, और इंश्योरेंस जो पे करती है प्रोवाइडर को। तो जो मेडिकल बिलिंग है, ये एक पार्ट है आरसीएम का। आरसीएम मतलब आरसीएम रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। तो रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इन द हेल्थ इंडस्ट्री रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ऑफ फाइनेंस एस्पेक्ट of patient care. It involves of the administration of claim payment and revenue generation. The primary goal of RCM is the streamlining or organizing the finance process associated with health care services. तो इसमें जो RCM है, रेवेन्यू मैन साइकिल मैनेजमेंट है एक, जो कि इस जो मेडिकल बिलिंग जो भी हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी जैसे क्लेम वगैरह हम सबमिट करते हैं, या जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड सर्विसेज होती है, ये मैनेज करती है। तो इसके भी कुछ स्टेप होते हैं, जैसे टाइप ऑफ देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट। उसमें जैसे फर्स्ट स्टेप आता है पेशेंट प्री रजिस्ट्रेशन। तो यूएस में ऐसा रहता है कि जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने, या अगर वो बीमार है तो सर्विसेज लेने जाता है, तो उसको सबसे पहले प्री रजिस्ट्रेशन उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जब भी वो अपॉइंटमेंट लेता है, तो अपॉइंटमेंट लेने से पहले उसको कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रोवाइडर को सबमिट करवानी पड़ती है। लाइक गैदरिंग द बेसिक पेशेंट इंफॉर्मेशन बिफोर द एक्चुअल इनकाउंटर। This may including demographic details, insurance information, and the initial contact contact data. लाइक जब भी पेशेंट को रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, जिसमें उसको अपनी डेमोग्राफिक, उसकी डेमोग्राफिक डिटेल्स चाहिए होती है। डेमोग्राफिक उसकी पर्सनल डिटेल जो जितनी भी रहती है वो उसको सबमिट करवाना पड़ता है। इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन उसको सबमिट करवानी पड़ती है कि उसके पास कौन सी इंश्योरेंस है, कितनी इंश्योरेंस है, या कौन सी इंश्योरेंस प्राइमरी सेकेंडरी या थर्सरी है। कौन सी इंश्योरेंस है जो फर्स्ट पहले पे करेगी, या फिर उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उस दूसरी इंश्योरेंस पे करेगी, उसको हम सेकेंडरी इंश्योरेंस कहते हैं। एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट डेटा, जो भी इनिशियली फेज पे जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, पहले वो उनको सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट शेड्यूल होती है, जो कि पेशेंट की प्रोवाइडर की तरफ से होती है, जो भी स्लॉट रहता है एज पर इलनेस के हिसाब से होता है। जैसे इसमें कुछ सर्विसेज रहती है, जैसे इमरजेंसी पे तो हम जैसे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, उसके लिए हमें इमरजेंसी पे तो हमें जाना पड़ता है, तो उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती है सकती है। तो जो भी जैसे जर्नल चेकअप के लिए जाते हैं, तो उसके लिए ये सारा प्रोसीजर रहता है। कुछ एक सर्विसेज होती है जिसके लिए हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा कि इसमें एक्चुअल में कैसे काम होता है, मेडिकल बिलिंग में क्या क्या सर्विसेज होती है, या क्या फॉलो करते हैं हम, कैसे ये होती है। मैं आगे आपको प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन दूंगा।
तो उसके बाद सेकंड स्टेप आता है अपॉइंटमेंट शेड्यूल। तो ये condition of setting up appointment to the patient, effective schedule ensure the optimized utilization of the health resources and the minimize patient wait time, minimize the patient wait time, पेशेंट का वेट टाइम भी कम हो तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल की जाती है। फिर उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप आता है इंश्योरेंस वेरिफिकेशन। तो उसके बाद ये हमारे डॉक्टर के बिहाफ पे ही रहती है या जो भी डॉक्टर ऑफिस से ही वेरिफिकेशन होती है जब भी पेशेंट सर्विसेज लेने आता है तो उस टाइम हम ये चेक करते हैं इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, confirming the patient insurance coverage, checking eligibility, and the determination of the extent of the coverage for specified services। इसमें ये चेक करते हैं कि पेशेंट के पास इंश्योरेंस है या उसमें कवरेज है, ये टर्म तो नहीं हो गई है जैसे 1 साल के बाद रिन्यू करवानी पड़ती है सभी इंश्योरेंस है, तो उसने रिन्यू करवाई है या नहीं, उसके पास इंश्योरेंस है, कवरेज है या नहीं, कवर करती है या नहीं करती है, एलिजिबल है। एंड उसमें ये चेक करते हैं कि जो वो सर्विसेज लेने आया है पेशेंट, वो सर्विसेज उसमें कवर करती है या नहीं करती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पॉइंट ऑफ सर्विसेज कलेक्शंस। तो पॉइंट ऑफ सर्विसेज कलेक्शन कलेक्शन राइट, लाइक इसमें चेक करते हैं कि collection payment of the co-payments from the patient at the time of services. This can be included collecting payments for co-pay, deductible, and any outstanding balance। like इसमें हम चेक करते हैं डॉक्टर चेक करेगा इसमें या जो भी प्रोवाइडर होता है प्रोवाइडर के बिहाफ पे जो चेक करेंगे कि पेशेंट के पास जब भी सर्विसेज लेने आता है उस टाइम वो चेक करेंगे कि पेशेंट या जो भी उसने इंश्योरेंस ली है वो 100% पे करेगी या उसमें कुछ को पेमेंट है। को पे राइट, को पेमेंट होता है कि जब भी हम किसी डॉक्टर के पास या प्रोवाइडर के पास जब सर्विसेज लेने जाते हैं या तो उसको लमसम अमाउंट पे करना पड़ता है। लाइक कुछ इंश्योरेंस होती है जिसमें कोपे नहीं होता है, वो कवर करती है, और कुछ एक ऐसी इंश्योरेंस होती है जो जिसमें हमें जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें मिनिमम लाइक $5 $10 एज पर इंश्योरेंस, जो भी उसने इंश्योरेंस ली है उसके हिसाब से हमें कुछ पेमेंट पे करनी पड़ती है जब भी हम सर्विसेज लेते हैं तो। और डिडक्टिबल रहता है कि जैसे कि इनके बारे में मैं आगे प्रॉपर डिस्कस करूँगा कि एक्चुअल में ये होती क्या है और कैसे काम करती है। और डिडक्टिबल हालांकि जैसे हम जो कोई भी इंश्योरेंस जब भी हम परचेज करते हैं या कोई भी परचेज करता है तो हमें एक एनुअल जो भी अमाउंट है वो मेंटेन करना पड़ता है, लाइक $2000 या $5000। तो अगर पेशेंट ये नहीं करता है तो जो इंश्योरेंस है उसके बिहाफ पे ही पेमेंट करती है। लाइक अगर उसने 80% अगर डिडक्टिबल जो भी है अगर वो मैट करा हुआ है तो वो 80% पेमेंट करेंगी, रिमेनिंग जो 20% रहेगा वो पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेशेंट वो खुद पे करेगा उसको। तो वो इंश्योरेंस तो ये यहाँ पे चेक करेंगे कि उसके पास कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो नहीं है। उसके बाद आता है charges captures charges captures like recording and documentation the medical services provided during the patient visit. This included assisting appropriate codes for billing purpose। चार्ज कैप्चर्स लाइक इसमें हम लोग करते इसमें ये रहता है कि जब भी जैसे कोई भी पेशेंट आता है प्रोवाइडर के पास या डॉक्टर के पास सर्विसेज लेने, तो जो उसके जो भी डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बात होती है या जो भी वो ट्रीटमेंट करता है, प्रोवाइडर या डॉक्टर जो भी ट्रीटमेंट करता है उसकी एक रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो फॉर्म में रहती है, तो वो गैदर करनी होती है। उसके जो कि उसको हम उसके बाद जो रिकॉर्डिंग रहती है उसको हम फिर एक रिकॉर्डिंग को हम उसमें जो भी रिकॉर्डिंग रहती है उसके बिहाफ पे हम उसके स्क्रिप्टिंग कहते हैं। जब भी हम जैसे रिकॉर्डिंग को सुनते हैं और उसको पैराग्राफ में
राइट करते हैं, जो कि हमें हेल्प करती है आगे मेडिकल, उसमें हेल्प करती है हमें कोडिंग के बिहाफ पे। जैसे कि जब भी हम कोडिंग करते हैं तो उसमें कोडिंग होती है हमारी कोड्स में, लाइक उनको कहते हैं हम सीपीटी कोड और आईसीडी कोड। तो सीपीटी एंड आईसीडी कोड होता है, आईसीडी कोड को डायमोग्राफिक कोड भी कहते हैं। तो ये मैं आगे प्रॉपर डिस्कस करूंगा इसके बारे में कि आईसीडी कोड क्या होता है और सीपीटी कोड क्या होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कोडिंग का। तो कोडिंग भी एक अलग से स्किल होती है, जैसा कि मेडिकल बिलिंग या आरसीएम में 4 तरह की जॉब्स रहती है। एक तो स्क्रिप्टिंग की होती है, जो कि जैसे रिकॉर्डिंग आती है डॉक्टर और पेशेंट के, जो भी इलनेस होती है, जो भी ट्रीटमेंट करता है उसके भी आप एक रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो फॉर्म में होती है, उसे हमें डॉक्यूमेंटेड करना रहता है, जो कि हेल्प करेगी सीपीटी या डायग्नोसिस कोड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोडिंग का। कोडिंग होता है मेडिकल कोडर, जो कि स्क्रिप्ट जो भी पैराग्राफ रहता है, जो भी उसको देख के कोडिंग कोडिंग करते हैं वो सीपीटी और आईसीडी के आईसीडी के आईसीडी कोड कोड के साथ। तो कोडिंग करने के बाद कोडिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू अप्रोप्रिएट कोड टू description the services provided. This is the cover of the proper billing and reimbursement। तो मैंने ये आपको पहले ही बता दिया था, रिमर्समेंट के लिए जो भी कोडिंग होती है वो रहती है। उसके बाद आती है क्लेम सबमिशन। उसके बाद जैसे ही कोडिंग हमारी कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम क्लेम को सबमिट करते हैं, जो भी इंश्योरेंस रहती है पेशेंट के बाद। कंप्लाई द सबमिशन complaining and submission claim to the insurance provider or other payer to the reimbursable this invoice, providing all necessary document and the insurance companies will billing recognition। जब भी हम क्लेम सबमिशन करते हैं, जब भी कोडिंग कोडिंग के बाद जब भी बिलिंग सबमिशन करते हैं, तो बिल क्लेम सबमिशन के साथ साथ हमें जो भी पेशेंट की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं वो हमें सभी सबमिट करवानी पड़ती है। उसके बाद आता है, फिर जब भी क्लेम सबमिट हो जाता है तो उसके बाद आता है अकाउंट रिसीवेबल एआर मैनेजमेंट। ये भी एक तरह की स्किल होती है। थर्ड स्किल ये है कि अकाउंट रिसीवेबल एआर मैनेजमेंट, एआर कॉलर। तो इसमें रहता है कि मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, फॉलो अप ऑन अनपेड क्लेम्स एंड हैंडलिंग डिनाइड और रिजेक्शन। एआर का जो मेन काम रहता है वो रहता है कि जैसे ही क्लेम सबमिट हो जाता है तो इंश्योरेंस, जब भी क्लेम हम रिसबमिट सबमिट कर, तो क्लेम सबमिशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंट रिसीवेबल एआर मैनेजमेंट का, जिसमें जैसे कि जब जब भी हम इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद जो इंश्योरेंस है वो 30 से 45 डेज़ के अंदर पेमेंट क्लेम को प्रोसेस करके पेमेंट कर देता है। जो मैक्सिमम टाइम रहता है वो 30 से 45 डेज़ रहता है। तो जैसा कि उसके बाद 30 दिन के बाद हम जो एआर रहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, तो हाँ क्या रहता है, हमें फॉलो अप करना पड़ता है कि क्लेम कॉल करके इंश्योरेंस को कॉल करनी पड़ती है। कॉल करने के बाद कंफर्म करना पड़ता है कि कंफर्म करते हैं कि क्लेम पेड हो गया है या क्लेम का क्या स्टेटस है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, मैनेजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और जो भी रहता है उनका फॉलो अप, क्लेम पे फॉलो अप करते हैं कि क्लेम अनपेड क्यों है या अंडर प्रोसेस है या पेड हो चुका है, एंड क्लेम रिजेक्ट हो गया है और क्लेम डिनाइड हुआ है। तो वो ज़्यादा सारा काम रहता है एआर का। इसके बारे में आगे डिटेल से बात करूँगा, क्योंकि जो मेडिकल बिलिंग या आरसीएम का जो भी मेन प्रोसेस रहता है या जो मेन रहता है वो एआर ही होता है, जो कि फॉलो अप करता है डिनाइल मैनेजमेंट, उसके अंडर आता है। उसके बाद रहता है नेक्स्ट पेमेंट पोस्टिंग। जैसे भी पेमेंट आ जाती है तो पेमेंट आने के बाद, जब भी पेमेंट आती है तो सॉफ्टवेयर में हमें उसके एंट्री करनी होती है कि पेमेंट आ गई है। तो और द
पेमेंट पोस्टिंग, लाइक ये एक फोर्थ पॉइंट, फोर्थ इसका जो भी एक स्किल रहती है, या जो भी बोल सकते हो आप, एक फोर्थ, फर्स्ट होता है जो इसका कोडिंग, कोडिंग के बाद आता है अकाउंट में, अकाउंट रिसीवेबल, ए आर प्रोसेस, एंड उसके बाद रहता है पेमेंट पोस्टिंग, एक प्रोसेस रहता है जो कि रिकॉर्डिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी एंड द पेशेंट्स। जो भी पेशेंट से पेमेंट आती है, इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट आती है, वो हमें इनकाउंटर करनी पड़ती है। दिस इन्वॉल्व्स updating the financial records to the reflect the actual payment received। तो वो कि कितनी पेमेंट आ गई है, तो वो रिकॉर्ड रहता है सॉफ्टवेयर में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर रहते हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं, या जो भी अकाउंट रिसीवेबल होता है, या पेमेंट पोस्टिंग, या जो भी आरसीएम होता है, उनके अलग अलग से सॉफ्टवेयर रहते हैं जिस पे काम होता है। ये प्रॉपर डिटेल रहती है। डिनाइल मैनेजमेंट रहता है। उसके बाद डिनाइल मैनेजमेंट एक्चुअली में ये एआर का ही पार्ट होता है, जिसमें हम इन्वेस्टिंग द रिसॉल्विंग डिनाइड डिनाइड क्लेम, जो भी डिनाइड क्लेम होते हैं उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्यों डिनाइड हुआ है, क्या कारण है डिनाइड का। उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा आपसे कि डिनाइड कितने प्रकार के होते हैं, कि कौन कौन से डिनाइल आते हैं एक्चुअल में। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है एक्चुअल में, एआर का प्रोसेस और डिनाइड मैनेजमेंट का, जिसमें सभी डिनाइड जो हैं वो कवर होते हैं कि क्यों रिजेक्शन क्यों आई है, क्लेम क्यों रिजेक्ट हो गया। जैसे रिजेक्शन के कुछ कारण होते हैं, जैसे पेशेंट का नाम मिसमैच हो गया, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो गई, या मेंबर आईडी ही गलत इनकाउंटर कर दी है, या गलत इंश्योरेंस को बिल कर दिया है। यह समटाइम रहता है जैसे कि हमने गलत इंश्योरेंस को बिल कर दिया है, और उसकी जो प्राइमरी इंश्योरेंस थी वो कोई और थी, और सेकेंडरी को हमने पहले बिल कर दिया है, तो भी डिनाइड आ जाता है। या जैसे कि अगर पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड जो होते हैं, अगर वो सबमिट नहीं करे हैं, उसके लिए डिनाइड आता है। इसमें एक टर्म आती है ऑथराइजेशन की, प्री सर्टिफिकेशन ऑथराइजेशन रहती है, कि कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिस पे पहले हमें इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करना है। हाई पेड सर्विसेज होती हैं एक्चुअल में वो, जिसके डॉलर अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उसके लिए कुछ ऐसी सर्विसेज होती है जिसको हमें पहले इंश्योरेंस को इन्फॉर्म करना होता है कि हम ये सर्विसेज, पेशेंट को इस सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, तो ये सर्विसेज परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए वो अप्रूवल देती है। तो वो एक फॉर्म अलग से होती है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा आपको प्रॉपर इसके बारे में। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा अगर इंटरेस्टेड है, तो मेरे चैनल पे बनी रहिए। तो क्योंकि मैं इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, जो भी डिनाइल होगा, कैसे काम करते हैं, क्या होता है, तो उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पेशेंट कलेक्शन। पेशेंट कलेक्शन रहती है कि जैसे मैनेजिंग द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग पेमेंट डायरेक्ट फ्रॉम द पेशेंट फॉर एनी रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर द इंश्योरेंस पेमेंट। इंश्योरेंस अगर पेमेंट कर देती है, तो मोस्टली अगर इंश्योरेंस पेमेंट कर देती है, अगर एवरीथिंग इज़ ओके, लाइक उसका डिडक्टिबल मेट है, को पे उसने पहले पेमेंट कर रखा है, अगर कोई इंश्योरेंस है, तो अगर कोई दूसरी इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं लगा है, कोई इंश्योरेंस मतलब कि अगर पेशेंट के पास एक से ज़्यादा इंश्योरेंस है, तो जो प्राइमरी इंश्योरेंस, जो फर्स्ट इंश्योरेंस है, वो कुछ पेमेंट जो है पेमेंट करती है, और कुछ इंश्योरेंस जो उसका जो एक जैसे 100% अगर उसने करना होता है, जो जितना अलाउड अमाउंट होता है इंश्योरेंस की तरफ से अमाउंट पे करता होता है। जैसे अगर हम एक सीपीटी मान लो, तो वो मैं प्रॉपर आगे डिस्कस करूँगा। जैसे कि एक सीपीटी में अगर हम $100 बिल करते हैं इंश्योरेंस को, तो अगर इंश्योरेंस उस सीपीटी को जैसे $80 पे करेगी, उसका अलाउड अमाउंट $80 है, कि वो $80 से ज़्यादा नहीं करेगी। तो जैसे $80 उसने अलाउ कर दिया, अगर उसके पास इंश्योरेंस के पास अगर सेकेंडरी इंश्योरेंस है, तो जो प्राइमरी इंश्योरेंस जो होती है वो $60 पे करती है, और रिमेनिंग जो बचा हुआ बैलेंस $20 रहेगा, जो कि टोटल इंश्योरेंस $80 पे करने वाली थी। तो जो $20, $20 बचा हुआ है, वो सेकेंडरी इंश्योरेंस पे करेगी, तो उसको हम को इंश्योरेंस कहते हैं, जो कि सेकेंडरी होती है। रिपोर्टिंग और एनालाइजिंग, दिस ये वाला जो स्टेप रहता है, दिस इज द यूटिलाइजेशन डेटा एंड एनालिटिक्स टू द मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूव द इफेक्टिव ऑफ द रेवेन्यू साइकिल प्रोसेस। दिस इंक्लूड जनरेटिंग
report of the keys performing indicated KPI to identify the area of the improvement। ये वाला जो लास्ट वाला स्टेप रहता है, पॉइंट रहता है जिसमें रिपोर्टिंग एनालिसिस रहती है, ये वाला प्रोसेस होता है। इसमें यही होता है कि इसमें एनालाइज करते हैं कि रेवेन्यू साइकिल आरसीएम को कैसे बेटर बनाया जा सके, क्या इसमें रिपोर्टिंग है, इसकी परफॉर्मेंस को कैसे बेटर किया जा सके। तो ये एक्चुअल ये थी ओवरऑल इसकी जो इंट्रोडक्शन थी कि इसमें एक्चुअल में रहता क्या क्या है, होता क्या क्या है। और इसके बारे में आगे प्रॉपर वीडियो लाता रहूँगा, जो भी शुरू से एंड तक इसका जो भी प्रोसेस रहेगा। तो इसमें जो मेन रहता है, जिसमें हम दो प्रोसेस रहते हैं हमारे पास एक्चुअल में, जो कि एआर होता है और पेमेंट पोस्टिंग का रहता है। और जो कोडिंग रहता है, कोडिंग के लिए हमें अलग से सर्टिफिकेशन करनी पड़ती है, जिससे हम मेडिकल कोडर, सर्टिफाइड मेडिकल कोडर हो जाते हैं, तो उसके भी यहाँ पे जॉब मिलती है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी एक अलग से कोर्सेज होता है, बट वो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन की जॉब्स या जो इंडिया में अभी ज़्यादा नहीं है, ये ज़्यादातर यूएस में ही रहती है। और बाकी जो मेडिकल कोडर की है, तो जो मोस्टली हाई पेड है वो कोडिंग की है। अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं, या सर्टिफिकेशन के बाद अगर जॉब करते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, इसमें काफ़ी हाई पेड जॉब मिलती है, क्योंकि सर्टिफाइड ऑर्डर के लिए ये होती है। और एआर, उसके बाद पेमेंट पोस्टिंग अगर आपको पता ही होगा कि अगर ये जैसे यूएस का प्रोसेस है, यूएस बेस्ड है, तो इसमें जो जॉब्स रहती है, ये रहती है मेडिकल कोडिंग की। अगर मेडिकल कोडर हो तो आप डे में जॉब कर सकते हैं, डे नाइट तो दोनों में जॉब कर पाओगे। अगर आप पेमेंट पोस्टिंग में करना चाहते हैं तो ये भी डे में और नाइट में दोनों अवेलेबल रहेंगी। और जो मेडिकल एआर की रहती है, एआर की है फुल टाइम परमानेंट नाइट शिफ्ट ही होती है, क्योंकि एक्चुअल में इसमें फॉलोअप होता है। तो हम अगर इंश्योरेंस से फॉलोअप करेंगे तो वहाँ पे डे होगा, हमारे यहाँ इंडिया में नाइट होगा। ये टाइम के अकॉर्डिंग रहता है। तो अगर आप इसको सीख लेते हैं, या अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके चांसेस रहते हैं कि कुछ यूएस की कंपनीज भी हैं, यूएस बेस्ड भी हैं, जो डायरेक्ट आपको वर्क फ्रॉम होम देती है। तो उसके बारे में भी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करना। मैं आपको उसकी कुछ वेबसाइट हैं जिसमें हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यूएस यूएस के जो कंपनीज रहती है, जो डायरेक्ट यूएस से ऑपरेट करती है, जो भी प्रोवाइडर रहते हैं, या कुछ फ्रीलांसर साइट भी हैं जिसमें हम एज ए फ्रीलांसर काम कर सकते हैं इसमें। तो अगर आपको उसकी ट्रेनिंग चाहिए होगी, या अगर आप जो भी फ्रीलांसर की साइट है जिस पे हम काम कर सकते हैं, अगर उसमें अकाउंट क्रिएट करना होगा, अगर अकाउंट चाहिए होगा, या उसकी अगर सेपरेट वीडियो चाहिए होगी, तो भी आप कमेंट कर देना। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा, कैसे कैसे उसमें अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। इसके अलावा अगर आप सीपीटी अगर कोडर की ट्रेनिंग चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करना। तो इसके लिए सीपीटी की एक आईसीडी की एक अलग से ट्रेनिंग रहती है। तो अगर यहाँ पे इंडिया में करवाते हैं ट्रेनिंग, काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं, बट वो कॉस्टली रहती है, 30 से 40 हज़ार की एक ट्रेनिंग रहती है। बट सर्टिफिकेशन का जो चार्जेस रहते हैं वो एज़ पर डॉलर के अकॉर्डिंग रहते हैं, तो वो अराउंड 60 से 70 हज़ार में सर्टिफिकेशन का एक टेस्ट हो रहता है। तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा प्रॉपर। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अगर इसके अलावा कुछ और अगर आपको जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आगे जितनी भी ये सर्विसेज हैं, जितने भी मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है, इसके बारे में आपको मैं प्रॉपर डिस्कस करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एक्चुअली वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय।